स्कंदन के बारे में जानने के बाद अब हम देखेंगे कितनी विधियां हैं जिससे कि स्कंदन होता है। स्कंदन के लिए अनेक विधियां हैं, उसमें से सबसे प्रमुख है विद्युत अपघट्ट मिलाकर स्कंदन करना, है ना। अब इससे पहले इसको बताएं, इससे पहले कुछ और विधियां देख लें। स्कंदन किसी कोलाइडी विलयन को उबालने के बाद भी हो जाता है। जैसे सल्फर का कोलाइड है, सिल्वर क्लोराइड का है, इकट्ठा हो जाते हैं। स्कंदन मतलब होता है कि आवेश ख़त्म हो जाए, उनका मूवमेंट कोलाइडी कणों खत्म समाप्त हो जाए और इकट्ठे हो जाए, यानी कि अवक्षेपित हो जाएं, स्कंदित हो जाएं। उबालने के बाद कुछ जैसे मक्खन है उसको अगर उबालें, तेल और पानी अलग हो जाता है जो मिला रहता है। और सल्फ़र में भी उसी तरह होता है, सिल्वर क्लोराइड में भी स्कंदन हो जाता है गर्म उबालने पर। ठंडा करने, दूध को अत्यधिक ठंडा करने पर मक्खन ऊपर चला आता है, यानी कि उसमें भी स्कंदन हो जाता है। जो मिला रहता है एक तरह से, है ना, वो एक तरह से कोलाइडी अवस्था में रहता है, विलयन की अवस्था में रहता है, वो अलग हो जाता है। तेज़ी से हिलाने पर दही से मक्खन बन जाता है। आप देखिए चर्निंग, एक तरह से बिलोडन हिला करके जो दही से मक्खन निकालते हैं। आपोहन द्वारा, देखिए आपोहन क्या है, विद्युत क्या कहते हैं उसको, कोलाइडी विलयन जो हम प्राप्त करते हैं पेप्टीकरण के बाद विद्युत अपघट्ट मिलाकर अवक्षेप में, उसमें थोड़ा बहुत जो है विद्युत अपघट्ट की मात्रा रहना आवश्यक होता है स्थायित्व के लिए कोलाइडी विलयन के। लेकिन अगर ज़्यादा रहे तो उसको स्कंदित कर सकता है, और एकदम ना रहे तब भी स्कंदित हो जाएगा। वही बात है, अगर आपोहन हम एक सीमा तक करें जिससे कि विद्युत अपघट्ट की न्यूनतम मात्रा रह जाए, एकदम से न ख़त्म हो। लेकिन अगर ज़्यादा आपोहन करेंगे, न्यूनतम मात्रा जो है वो भी निकल जाएगी, तो फिर से क्या अवक्षेपण हो जाएगा, है ना। ज़्यादा आपोहन नहीं करना चाहिए, खाली केवल तब तक करना चाहिए जिससे कि विद्युत अपघट्ट की न्यूनतम मात्रा रह जाए, नहीं तो उसका स्थायित्व खत्म हो जाएगा और स्कंदित हो जाएगा। विद्युत कण संचलन में देखिए, आपको पता है जैसे सल्फर का कोलाइड है ऋणावेशित होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड धनावेशित होता है। यदि हम यू आकार जो ट्यूब है उसमें हम इलेक्ट्रोड लगा दें, एनोड कैथोड, धनावेशित और ऋणावेशित कैथोड लगा दें, तो अगर सल्फर का है तो किधर ऋणावेशित है तो धनावेशित एनोड तरफ इकट्ठा हो जाएगा। जाके इकट्ठा होना ही क्या है, एक तरह से कोगुलेशन है, स्कंदन है। इसी तरह फेरिक हाइड्रोक्साइड है, धनावेशित होता है, वह ऋणावेशित प्लेट की तरफ जाके इकट्ठा हो जाएगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड लाल रंग का होता है, सल्फर का पीले रंग का होता है। तो आप इस निश्चित रूप से देख पाएंगे कि पीला रंग इकट्ठा हो जाएगा सल्फर वाले केस में एनोड की तरफ, और जिसमें जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के लाल रंग का होता है कोलाइडी विलयन, कोलाइडी कण इकट्ठा हो जाएगा कैथोड तरफ। पारस्परिक स्कंदन में इसमें देखिए, अगर पॉजिटिव नेगेटिव कोलाइड मिला दें, जैसे सल्फर के कोलाइड ऋणावेशित होता है और उसके बाद उसी के साथ साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइड धनावेशित होता है, दोनों मिला दें तो एक दूसरे का आवेश को अनावेशित करेंगे, यानी समाप्त उदासीन बना के स्कंदित कर देंगे। उदासीन बनाने मतलब तब इकट्ठे हो जाएंगे कण। और इसी प्रकार आप देखिए सिल्वर क्लोराइड के, जब सिल्वर क्लोराइड का हमने बताया था आपको, दो तरह होते हैं, ऋणावेशित और धनावेशित, है ना। जब सिल्वर नाइट्रेट में तो धनावेशित होता है, HCl में तो ऋणावेशित होता है। तो एनीवे सिल्वर क्लोराइड के धनावेशित और ऋणावेशित जो कोलाइड होते हैं उनको एक साथ मिला देंगे तो उनका भी स्कंदन हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है ये आपका है विद्युत अपघट्ट मिलाकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसमें भी हार्डी-सुलजे का नियम जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए जाहिर सी बात है कि हमारा जो कोलाइडी निकाय में जो या अवस्था में जो भी कण होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं, एक तरह का आवेश होता है, चाहे धन चाहे ऋण, है ना। उनको वो स्थायी होते हैं, ब्राउनी गति के कारण समान आवेश कारण प्रतिकर्षण करते हैं, इसलिए स्थायी होते हैं। और साथ साथ में उनके ऊपर साल्वेशन होता है, विलायकीकरण उनका होता है, विलायक की एक परत होती है। तो इसमें खास करके आवेश को ख़त्म कर दें तब जा कर के ये जो है उदासीन होंगे, इकट्ठा होंगे, तभी स्कंदन होगा। हार्डी-सुलजे नियम जो है, यह जो है स्कंदन के लिए प्रभावी अनुकूल कारकों के बारे में इसमें हम अध्ययन करते हैं कि किन किन परिस्थितियों में स्कंदन होता है अथवा अधिक होता है। देखिए पहली बात है
किसी कोलाइडी निकाय में विद्युत अपघट मिलाने पर कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश वाला विद्युत अपघट का आयन स्कंदन करता है या स्कंदन में भाग लेता है। इसी विद्युत अपघट के आयन को प्रभावी आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी आयन कहते हैं। प्रभावी आयन, ठीक। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का में अगर NaCl विद्युत अपघट मिलाएंगे तो इसका Cl- आयन प्रभावी आयन होगा। इसी तरह सिल्वर क्लोराइड का जो क्या है, कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी कण ऋणावशित हैं, NaCl वही उसका NaCl का विलयन मिलाएं AQ है ना, मिलाएं एक्वस मीन्स जली विलयन, तो इसका Na+ आयन प्रभावी आयन हो जाएगा। अब देखें दूसरा पॉइंट है, पहला तो प्रभावी आयन कौन होगा? विद्युत अपघट मिलाने पर होगा स्कंदन, उसमें विपरीत आवेशित आयन, विद्युत अपघट के विपरीत आवेश वाला आयन जो कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश रखता है वही प्रभाव डालेगा, वही उसको उदासीन बनाएगा। दूसरी बात, प्रभावी आयन सभी स्कंदित बराबर नहीं करेंगे। कुछ आयन होंगे जिनकी संयोजकता जितना ही अधिक होगी, अगर प्रभावी आयन हैं तो सभी आयन बराबर नहीं करेंगे। जिनकी संयोजकता अधिक होगी अथवा जिस पर आवेश अधिक होगा वही ज़्यादा तेज़ी से, वही ज़्यादा उनकी क्षमता होगी स्कंदन की, अधिक क्षमता अथवा शक्ति वाले होंगे। जैसे अगर हम धनावशित साल के लिए स्कंदन क्षमता देखा जाए, KNO3 मिलाएं, K2SO4 मिलाएं विलयन, K3PO4 मिलाएं, K4Fe6 मिलाएं, अर्थात पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब मिलाएं तो देखिए इनमें से, क्योंकि धन साल के लिए करना, पॉजिटिव साल के लिए, इनमें से ऋणावशित आयन ही प्रभावी होगा। दूसरे शब्दों में नाइट्रेट, सल्फेट, फास्फेट और फेरोसाइनाइड आयन। देखिए जिस पर आवेश अधिक है निश्चित रूप से यह जो है इसका नाइट्रेट का 4 गुना है इसकी स्कंदन क्षमता, इसकी 3 गुनी, इसकी दुगनी है। अर्थात जो स्कंदन क्षमता है उसका बढ़ने क्रम है, सबसे अधिक ये करेगा, तब ये करेगा, तब ये, सबसे कम ये करेगा। इसी प्रकार धनावेशित साल के लिए देखिए, अगर हम पोटेशियम क्लोराइड विलयन लें, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब विलयन लें तो इसमें से ऋणावशित साल के लिए, यहाँ ऋणावशित हो जाएगा है ना, यहाँ धनावशित यहाँ था, तो ऋणावशित साल के लिए स्कंदन क्षमता होगी, विद्युत अपघट जब मिलाते हैं पूरा पदार्थ मिलाते हैं, लेकिन उसमें से वो विलयन में आयनित होता है, उसमें से धनावेशित आयन यहाँ प्रभावी आयन होंगे, और जिस पर जितना ही अधिक आवेश होगा, संयोजकता अधिक तो आवेश अधिक, वही सबसे अधिक स्कंदन करेगा। यानी कि स्कंदन क्षमता जो है ये जो है अधिक होती है ना, जिसकी सबसे अधिक संयोजकता होती है। और तीसरा बिंदु है, इसमें हम देखेंगे कि विद्युत अपघट का एक उड़न मान की कल्पना की गई है। तीसरा बिंदु है उसको हार्डी-सुलज़र नियम। एक तरह से देखा जाए कि किसी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए प्रभावी विधियों के बारे में या प्रभावी घटकों के बारे में, प्रभावी कारकों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। पहला था कि विद्युत अपघट का वह कण जिस पर कि कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश होगा वही प्रभावी रूप से भाग लेगा स्कंदित करने में। दूसरा था कि जिस प्रभावी आयन पर अधिक संयोजकता होगी अथवा आवेश होगा वही अधिक स्कंदित क्षमता वाला होगा, यानी शक्ति वाला होगा, वही अधिक स्कंदन करेगा। और तीसरा बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें उड़न मान की बात करेंगे। किसी विद्युत अपघट की स्कंदन शक्ति को उसके उड़न मान के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। उड़न मान क्या? फ्लक्चुएशन वैल्यू। फ्लक्चुएशन वैल्यू ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा एग्जाम में आ सकता है कि किसी विद्युत अपघट की सांद्रता हम मिली में लेंगे, न्यूनतम मिली में लेंगे, जिससे कि 1 लीटर किसी साल को स्कंदित कर सकें, और जिसकी कम से कम लेने पर स्कंदन होगा वह उतना ही अधिक शक्ति वाला होगा। कम से अगर फट जाए, एक तरह से स्कंदित हो जाए, अधिक शक्ति वाला होगा। वही है किसी विद्युत अपघट की वह न्यूनतम मिलीमोल सांद्रता, मिलीमोल में ली गई सांद्रता जो कि 1 लीटर साल को पूर्णतया स्कंदित करने के लिए आवश्यक होती है, उस मिलीमोल सांद्रता को
विद्युत अपघट का उड़नमान कहते हैं अथवा वह कहलाता है। ठीक है, फिर से किसी विद्युत अपघट का उड़नमान उसका मिलीमोल में वह सांद्रता होती है, न्यूनतम सांद्रता होती है, जिसको कि 1 लीटर किसी कोलाडी विलयन को स्कंदित करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक, अब जाहिर सी बात है, अगर कम उड़नमान होगा, कम मिलीमोल सांद्रता से स्कंदित होगा, कम उड़नमान होगा, तो अधिक स्कंदन शक्ति होगी विद्युत अपघट की, है ना। और यहाँ एक बात और जान लें, किसकी अधिक स्कंदन शक्ति होगी, जिसमें प्रभावी आयन पर अधिक संयोजकता होगी। जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड की तुलना में पोटेशियम सल्फेट, फास्फेट अथवा सल्फेट का स्कंदन शक्ति कम होगा। कुल मिला के फेरोसाइनाइड पर ऋण 4 होता है ना, और फास्फेट पर ऋण 3 होता है, सल्फेट पर ऋण 2 होता है। कुल मिला के जिस भी विद्युत अपघट में जो प्रभावी आयन होगा उस पर अधिक संयोजकता होगी, उसका उड़नमान कम होगा, उसकी कम मात्रा लगेगी, यानी कम मिलीमोल सांद्रता लगेगी, और वही अधिक शक्ति वाला होगा। ये समझ लीजिए, तुलना करेंगे, सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब देखें, नया टॉपिक है रक्षण तथा रक्षी कोलाइड, प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। ऐसा देखा गया है, आपको हम तुलना किए थे द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइडों की तुलना किए थे। द्रव स्नेही स्वाभाविक रूप से बनते हैं, स्वतः बन जाते हैं, और इनका स्थायित्व तो ज़्यादा होता है। तो ऐसा देखा गया व्यवहार में कि द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का स्थायित्व तो बढ़ जाता है, अर्थात जो द्रव विरोधी वो कम स्थायित्व वाले होते हैं, उसमें अगर थोड़ा सा द्रव स्नेही कोलाइड को मिला दिया जाए तो फिर उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। स्थायित्व बढ़ने मतलब क्या हुआ, अगर द्रव स्नेही कोलाइड न मिलाएं तो द्रव विरोधी जो कोलाइड हैं उनका स्कंदन जल्दी से हो जाएगा। किसके खिलाफ, किसको मिलाने पर, विद्युत अपघट मिलाने पर। यदि थोड़ा सा, जैसे हमारा गोल्ड साल में जो कि लाल रंग का होता है, उसमें थोड़ा सा जिलेटिन क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड है, उसको मिलाकर तब विद्युत अपघट मिलाएं कोई, तो स्कंदन रुक जाएगा। यदि जिलेटिन ना मिलाएं, जो कि हमारा क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड है, उसको ना मिलाएं, तो थोड़ा मात्रा मिलाने पर भी गोल्ड साल का क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, यानी कि लाल से नीला हो जाएगा स्कंदित होकर। तो वही है कि देखिए, किसी द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव विरोधी कोलाइड मिलाने पर उसकी क्षमता को बढ़ा देना, यानी कि उसके स्थायित्व को बढ़ा देना, अथवा उसको स्कंदित होने से रोकना, रक्षण यानी प्रोटेक्शन कहलाता है। किसी द्रव स्नेही कोलाइड को मिलाने पर द्रव विरोधी कोलाइड में, और द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रोकना अथवा उसका स्थायित्व को बढ़ाना रक्षण कहलाता है। साथ साथ में द्रव स्नेही जो है, ऐसा द्रव स्नेही कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाता है, यानी कि प्रोटेक्टिव कोलाइड कहलाता है। और द्रव विरोधी कोलाइड जो है उसको रक्षित कोलाइड बोलेंगे, रक्षित, प्रोटेक्टेड, यानी कि वो उसकी रक्षा कौन कर रहा है, द्रव स्नेही कर रहा है। अब इसके बाद हम गोल्ड नंबर की बात करें, स्वर्ण संख्या की बात करेंगे कि जिसकी स्वर्ण संख्या कितना होगी, कम होगी ज़्यादा होगी, तो स्कंदन से कितना रोक पाएगा। एक तरह से देखिए, स्वर्ण संख्या हम बात करेंगे कि स्वर्ण संख्या किसके लिए है, द्रव स्नेही कोलाइडों के लिए है, और उड़नमान किसके लिए है, विद्युत अपघट्यों के लिए है, जो कि स्कंदन करते हैं। रक्षण, रक्षी कोलाइड में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, है ये स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या देखिए, इतना हम जानते हैं कि द्रव विरोधी कोलाइड कम स्थायी होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड अधिक स्थायी होते हैं। तो जो अधिक स्थायी होते हैं द्रव स्नेही, इनको अगर द्रव विरोधी कोलाइड मिला दिया जाए तो उनकी एक तरह से उनका स्थायित्व द्रव विरोधी का बढ़ जाता है। अर्थात स्थायित्व बढ़ने का मतलब हुआ कि उनका रक्षण हो जाता है, यानी कि एक तरह से अगर ना मिलाएं तो थोड़ा जितना विद्युत अपघट मिलाने पर उनका स्कंदन होता है, अगर उतना पहले अगर उसमें द्रव विरोधी में द्रव स्नेही मिला दें थोड़ा सा,
और उसके बाद अगर विद्युत अपघट्ट मिलाएं, जितना मिलाने पर पहले स्कंदित हो जाते थे उतना अब मिलाएं तो स्कंदन रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसी को हम कहते हैं रक्षण। स्कंदन को रोकना, स्थायित्व को बढ़ाना द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा, द्रव विरोधी का ये हमारा रक्षण है। और जो स्थायित्व बढ़ाने वाला रक्षी कोलाइड है ये हमारा द्रव स्नेही हो जाएगा। जिसका रक्षण हो रहा है यानी कि द्रव विरोधी, उसको रक्षित कोलाइड, इसको हम बता चुके हैं। अब देखिए रक्षण क्षमता जो होती है रक्षी कोलाइड यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड का स्वर्ण संख्या पर निर्भर करती है। स्वर्ण संख्यक पदों में इसको हम परिभाषित अथवा जानते समझते हैं। देखिए किसी रक्षी कोलाइड यानी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में वह मात्रा होती, न्यूनतम मात्रा होती है जो कि 10 ml गोल्ड साल जो लाल रंग का होता है, जो द्रव विरोधी होता है, उसको NaCl के 10% के 1 ml बिलियन द्वारा संभावित स्कंदन से रोकती है। मतलब जान लीजिए कि हम द्रव विरोधी एक ले लिए, एक द्रव स्नेही ले लिए। द्रव स्नेही जो होगा वह रक्षी कोलाइड होगा, द्रव विरोधी हमारा गोल्ड कोलाइड है, ठीक है ना, गोल्ड साल है। तो अब देखें हमारा NaCl 10% बिलियन क्या होगा, 100 ml में 10 ग्राम अगर NaCl घोल दें उसको 10% बिलियन बोलेंगे। बहुत सीधी बात है। किसी पदार्थ का 20% यानी 20 ग्राम अगर हम 100 ml में घोल दें तो उसे हम उसका 20% बोलेंगे। ये ध्यान दीजिए। अगर हर इसमें एक एक चीज़ को समझ जाएं तब अब परिभाषा याद करने में आसानी होगी। लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखिए किसी रक्षी कोलाइड यानी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, न्यूनतम मात्रा भी कर सकते हैं, वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड साल को, द्रव विरोधी गोल्ड साल को NaCl के 10% के 1 ml बिलियन द्वारा संभावित स्कंदन से रोकता है, अथवा गोल्ड साल को लाल से नीला होने से बचाता है। जब स्कंदन होगा तो नीला हो जाता है, ये भी कर सकते हैं आप। कुल मिलाकर के रक्षी कोलाइड यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड की वह मिलीग्राम न्यूनतम मात्रा जो कि 10 ml गोल्ड साल को 10% NaCl जो विद्युत अपघट्ट है उसका 1 मिली मिलाएं तो स्कंदन ना होने दे, रोके, वही जो मिलीग्राम में न्यूनतम मात्रा होती किसकी, रक्षी कोलाइड की, द्रव स्नेही कोलाइड की, उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए उधर उड़न मान जो था विद्युत अपघट्ट के लिए होता है। कम से कम विद्युत अपघट्ट की जो मिलीलीटर सांद्रता मिलाते थे वह उड़न मान कहलाती थी। स्कंदन के लिए यहाँ विपरीत है, स्कंदन रोकने के लिए है। आप ध्यान दें जो जिलेटिन और स्टार्च, दो को आप याद रखिए, दो याद रखना पर्याप्त है, जिलेटिन स्टार्च। देखिए रक्षी कोलाइड यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड हैं और स्वर्ण संख्या कोट माने उनकी कैटेगरी क्या है, अच्छे हैं बुरे हैं, ठीक है ना। जिलेटिन 0.005 से लेकर 0.01 तक इसकी क्या होती है, स्वर्ण संख्या होती है। और स्वर्ण संख्या क्या मतलब हुआ, मिलीग्राम में मात्रा है। 0.005 अथवा 0.01 तक मिलीग्राम में मात्रा इसकी मिलाएंगे तो फिर गोल्ड साल का जो हम 10 ml लेते हैं उसको 10% NaCl के 1 मिली से उसका हम स्कंदन रोक पाएंगे। अर्थात इसका कम मिलाने पर इसको उच्च कोट का सुपीरियर बोलते हैं। रक्षी कोलाइड सुपीरियर है। और स्टार्च को 25 मिलीग्राम से लेकर 40 मिलीग्राम तक मिलाना होगा 10 ml गोल्ड साल को लाल से नीला होने से बचाने के लिए। किसके खिलाफ, सोडियम क्लोराइड का 10% बिलियन के 1 मिली मिलाने पर। इस तरह देखिए स्वर्ण संख्या कम होने पर रक्षण क्षमता ज़्यादा है, यानी कम स्वर्ण संख्या कम माने कम मिलाने पर रक्षण हो जा रहा है। जैसे किसी सेना के 2 सैनिक जो काम कर लें और दूसरी सेना के 4 अथवा 10 सैनिक करें तो किसकी रक्षण क्षमता ज़्यादा होगी, जिसमें कम सैनिक काम कर लें, रक्षण का काम कर लें। वही बात है जिलेटिन जो है, जो हमारा द्रव स्नेही कोलाइड है, इसकी कम से कम मात्रा मिलाने पर गोल्ड साल जो कि लाल रंग का होता है उसको स्कंदित होने से किसके खिलाफ, NaCl 10% की 1 मिली से बचाता है। ये सुपीरियर हो गया। और स्टार्च का ज़्यादा मिलाना पड़ता, 25 मिलीग्राम से लेकर 40 मिलीग्राम तक मिलाएंगे तब जाके रक्षण का कार्य करेगा। इसलिए इन्फीरियर होता है, निम्न कोट का अथवा इन्फीरियर होता है।
रक्षण, रक्षी कोलाइड, रक्षित कोलाइड, इनके बारे में जानने के बाद अब हम देखते हैं कि किसी द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड मिलाने के बाद उनका रक्षण कैसे होता है। क्योंकि आपको पता है द्रव विरोधी रक्षित कोलाइड होते हैं, प्रोटेक्टेड, और द्रव स्नेही रक्षी कोलाइड होते हैं और इनके द्वारा रक्षण करना रक्षण कहलाता है। तो कैसे रक्षण होता है ये बहुत आसान समझना है। मान लीजिए कि वास्तव में जो रक्षी कोलाइड होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड, उनकी एक परत जो है द्रव विरोधी कोलाइड कणों के ऊपर चढ़ जाती है, यानी कि घेर लेते हैं। और वास्तव में जो हमारे द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं विलायकीकृत होते हैं, उनके प्रत्येक कण पर विलायकों की परत होती है। और जब द्रव विरोधी कोलाइड कणों को घेर लेंगे, यहाँ लिखा गया है द्रव विरोधी कोलाइडी कण बीच में है, और अधिक विलायकीकरण वाले यानी विलायकों के घेरे वाले परत वाले अधिक विलायकीकरण वाले द्रव स्नेही कोलाइडी कण की परत, बाहर की परत घेरे हुए, तो ये अच्छी परत है एक तरह से। ये जो द्रव स्नेही कोलाइड कण घेरे हुए हैं द्रव विरोधी कोलाइड कणों को, एक तरह से रक्षण का कार्य करती है। यही क्रिया विधि है और इसको चाहे ऐसे बना दें, चाहे इसको 2-3 वाक्यों में लिख दें अगर पूछा जाता है। अब संगुणित कोलाइड क्या होते हैं, यानी कि आप जान लीजिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कण जो है कोलाइडी कणों 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से काफ़ी छोटे होते हैं। तो उनको जब विलायक में अथवा परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं तो स्वतः जो है इकट्ठा होकर के कोलाइडी कणों के साइज में आकर के कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। ठीक, उन्हें हम संगुणित कोलाइड कहते हैं, जो इकट्ठा होकर के कोलाइडी कणों के साइज में तब आते हैं जब इकट्ठा होते हैं तब। अब देखिए ये जो संगुणित माने इकट्ठा होना, एग्रीगेटेड है ना, एसोसिएटेड और एग्रीगेटेड, 2 प्रकार के होते हैं, कोलाइडी विद्युत अपघट्ट और कोलाइडी विलयन, जो कोलाइडी विद्युत अनपघट्ट, कोलाइडी विद्युत अनपघट्ट। देखिए कोलाइडी विद्युत अपघट्ट होता है साबुन, इसका उदाहरण है। साबुन का जब पतला घोल बनाएंगे तो वह विद्युत अपघट्ट का कार्य करेगा, क्योंकि सोडियम स्टेरेट यानी कि C17H35 COO अगर इसको पानी में घोलते हैं, पतला विलयन रहेगा तो ये विद्युत अपघट्ट जैसा कार्य करेगा, यानी कि इसके आयन स्वतंत्र रहेंगे एक तरह से, और ये जो है विद्युत धारक प्रवाह कर सकता है। तो इसी से बनता है साबुन के घोल का जब तन विलयन रहेगा तो विद्युत अपघट्ट जैसा कार्य करेगा, और जब सांद्र हो जाएगा तो कोलाइडी विलयन जैसा व्यवहार करेगा। ऐसा इसलिए एक के बाद देखिए अनेक छोटे कण है ना, अनेक छोटे कण मिल करके एक कोलाइडी कण बनाते हैं। अनेक छोटे कणों से मिलकर के एक कोलाइडी कण जो बनता है, उसी एक कोलाइडी कण को माइसेल, MICELLE माइसेल बोलते हैं। अब ये भी ध्यान दीजिए, प्रथम माइसेल बनने हेतु न्यूनतम सांद्रता, जब तन विलयन रहता है तब तो कोलाइडी विलयन बनता नहीं, कोलाइडी कण बनते नहीं, और जब सांद्र होता है तो उसमें छोटे छोटे कण मिल करके एक कोलाइडी कण बनाते हैं, यानी कि एक माइसेल बनाते हैं। एक कोलाइडी कण माने एक माइसेल, और प्रथम माइसेल बनने हेतु यानी कि प्रकट होता है, उसके लिए न्यूनतम आवश्यक सांद्रता जो है क्रांतिक माइसेल सांद्रता कहलाती है, क्रांतिक माइसेल सांद्रता कहलाती है, अर्थात क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, CMC कहीं आता है अगर किसी प्रकार प्रश्न में, तो आपको पता रहना चाहिए, ये ना हो कि आप अज्ञात। किताब में है लेकिन इसको थोड़ा मैंने सरलीकरण किया है कि देखिए पहली बात, तन विलयन रहने पर साबुन का तन विलयन, साबुन दिमाग में रखिए, साबुन का पानी में बना हुआ तन विलयन तो वह जो है विद्युत अपघट्ट जैसा व्यवहार करेगा, और जैसे सांद्र होगा तो कोलाइडी विलयन जैसा व्यवहार करेगा। सांद्र होने पर क्या होता है, छोटे छोटे कण मिलके एक कोलाइडी कण बना, तो कोलाइडी कणों जैसा कण बना देते हैं। और फिर अनेक छोटे कणों के मिलने से बना एक कोलाइडी कण जो होता है माइसेल बोला जाता है, दिमाग में साबुन रखिए। और प्रथम माइसेल बनने हेतु न्यूनतम सांद्रता क्रांतिक माइसेल सांद्रता कहलाती है। तनु विलयन से, पतले विलयन से सांद्र विलयन बनता है, और जब पहला माइसेल बनता है यानी कोलाइडी कण बनता है, उसके लिए आवश्यक न्यूनतम जो सांद्रता होती है उस सांद्रता को क्रांतिक माइसेल सांद्रता कहते हैं, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, CMC अगर पूछता कोई तो बताएंगे आप। अब एक माइसेल में जितने कण उपस्थित होते हैं, एक माइसेल में अथवा एक कोलाइडी कण में
जितने कण उपस्थित होते हैं उसे समुच्चय संख्या कहते हैं। एग्रीगेशन नंबर, एग्रीगेशन में इकट्ठा होना। अब ऐसे पदार्थ, ध्यान दीजिए, ऐसे पदार्थ अगर संक्षेप में परिभाषित करना हो, विद्युत अपघट्ट कोलाइडी विद्युत अपघट्ट कौन होते हैं अथवा विद्युत अपघट्ट कोलाइडी कौन होते हैं, इसको बताना होगा। वे पदार्थ जिनका तन विलयन विद्युत अपघट्ट जैसा व्यवहार करता है किंतु सांद्र विलयन कोलाइडी विलयन जैसा व्यवहार करता है, उसे हम कहते हैं कोलाइडी विद्युत अपघट्ट। ऐसे पदार्थ कोलाइडी विद्युत अपघट्ट का, ये तो वहाँ संक्षेप में हो गया। केवल अगर यही पूछा जाए, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे पदार्थ जिनका तन विलयन विद्युत अपघट्ट जैसा व्यवहार करता है, ऐसे पदार्थ जिनका तन जलीय विलयन विद्युत अपघट्ट जैसा व्यवहार करता है, इलेक्ट्रोलाइट जैसा व्यवहार करता है, किंतु उसका सांद्र विलयन अथवा गाढ़ा विलयन कोलाइडी विलयन जैसा व्यवहार करता है अथवा कोलाइडी विलयन जैसा हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? कोलाइडी विद्युत अपघट्ट विलयन अथवा विद्युत अपघट्ट कोलाइडी विलयन। एग्जाम्पल में साबुन C17H35COO Na, ये CO साबुन वाला पार्ट माइनस वाला पार्ट है, C17H35CO माइनस Na+। सोडियम स्टीयरेट और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट। साबुन जानते हैं कि जो हार्ड वाटर होता है उससे सफाई नहीं कर पाते, झाग नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, लेकिन अपमार्जक की खासियत है हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो। और हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर हम आपको फिर बताएंगे। अपमार्जक दोनों से, डिटर्जेंट जो होते हैं दोनों से, चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, साबुन सफाई जब नहीं हो पा रही थी, अपमार्जक की खोज हुई और अपमार्जक बनाए गए जो कि हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, दोनों से, मृदु जल अथवा कठोर जल दोनों से सफाई काम करेंगे। जब तक झाग नहीं उत्पन्न करे साबुन हो चाहे डिटर्जेंट, तब तक सफाई नहीं कर पाएगा। और साबुन जो है केवल मृदु जल से झाग उत्पन्न करता, सफाई काम करता है, हार्ड वाटर से कम करता है। उससे करेंगे तो साबुन के ज़्यादा भाग बेकार जाएगा, सफाई कम हो पाएगी। लेकिन अपमार्जक जो डिटर्जेंट होता है, हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर, और उतना ही झाग उत्पन्न करेगा, फेन बनाएगा, उतना ही सफाई करेगा। तो अपमार्जक सोडियम डोडीसाइल सल्फेट, सोडियम डोडीसाइल सल्फेट C12H25OSO3 माइनस Na+, C12H25OSO3 माइनस Na+, सोडियम डोडीसाइल सल्फेट, ये अपमार्जक है। ये दो साबुन और अपमार्जक दोनों के जब तन विलयन रहेंगे तो ये विद्युत अपघट्ट जैसा व्यवहार करेंगे। दो प्रकार के आयन हैं, जब इनका सांद्र विलयन होगा तब जो है कोलाइडी विद्युत अपघट्ट बनेगा। इसमें आपने देखा माइसेल क्या होता है, न्यूनतम सांद्रता, क्रांतिक माइसेल सांद्रता क्या होती है, समुच्चय संख्या क्या है, इसको हम बता चुके हैं।